नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं, जिसका आज आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 11। और अध्याय का नाम क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो देखो, मरुस्वामी एक लड़का है जो आज बहुत खुश है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक, अब आओ देखें कौन सा लौह स्तंभ देखने गया था मरुस्वामी। धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के बारे में देखें। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। भारतीयों ने पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म या जिसको धातु शोधन बोला जाता है उसकी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सब भारत निर्माण करता था। ठीक, जिस लौह स्तंभ को देखने मरुस्वामी गया था वो यही लौह स्तंभ है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, यही लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में है। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती। इस पर एक अभिलेख खुदा है, इसी से हमको पता चलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और इसी से पता चलता है कि जो भारतीय धातु वैज्ञानिक थे कितना कुशल थे। ठीक, अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है। आज भी अगर कभी भी आपको मौका मिले दिल्ली घूमने का, तो मेहरौली परिसर में कुतुब मीनार जहाँ है वहाँ पे जरूर देखिएगा ये लौह स्तंभ। ठीक, और जिस शासक का नाम इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। शायद से उन्हीं ने यह अभिलेख, शायद से क्या कंफर्म, उन्हीं ने यह अभिलेख स्तंभ पे खुदवाया था। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे क्या क्या दांत और क्या हड्डी या राख, ये सब रखा रहता है। या उनके द्वारा जो चीज कोई इस्तेमाल करी गई हो, या कोई कीमती पत्थर या सिक्के, ये सब रखे रहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया था और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, है ना। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसपे लोग परिक्रमा करते और उसको कहते क्या थे? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे क्या कहते थे? वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मैप में अमरावती को ढूंढना है। ठीक, अमरावती जगह कहाँ है ये अपने आप मानचित्र में ढूंढिए। और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। ठीक, लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर, शिला यानी पत्थर पर, चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिर में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था।
इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव, ठीक, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। जैसे ये शिखर है, ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मतलब मंदिरों का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता था। दूसरा ये बना हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये है सांची का महान स्तूप, ठीक है। कहाँ पे स्थित है सांची? मध्य प्रदेश में। और इस तरह के स्तूपों का निर्माण 100 साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों में जोड़े गए हैं। और ये अमरावती की एक शिल्प कृति है, ठीक। ईंट जो लगे हैं वो अशोक के समय का है, और जो ये रेलिंग वेलिंग दिख रहा है, जैसे ये सारा ये रेलिंग वेलिंग, ये बाद के शासक सब लगवाए हुए हैं, ठीक। ये देखो, जैसे ये भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया था। और ये महाबलीपुरम का एक आश्रमिक मंदिर है। ये जो ये वाला चित्र आपको दिख रहा है, जूम कर दें, अब दिख रहा होगा क्लियर। ये महाबलीपुरम का एक आश्रमिक मंदिर है, ठीक। और ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का आरंभिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। देखिए, एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। एकाश्म माने मोनोलिथ। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, आप खुद ही से सोचिए। जैसे एक ही पत्थर है, ठीक है, मतलब विशाल सी पहाड़ी है, ठीक, ये पूरी एक विशाल सी पहाड़ी रही होगी, जिसको तराश तराश के इस तरह से मंदिर का रूप दिया गया है। जबकि जो ईंटों से मंदिर बनते हैं वो एक के ऊपर तह करके जोड़े रहते हैं, इस तरह से बनता है। और ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ठीक। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, करीबन 1400 साल पहले ये बनाया गया था, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? देखिए, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि ढेर सारा पैसा लगता था। और ढेर सारा पैसा किसके पास होगा? राजा रानी के पास ही होगा, आम आदमी के पास तो होगा नहीं। पहला काम क्या करते थे कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, तो पहला टारगेट। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान, जैसे कहाँ बनना है, लोकेशन, वहाँ पे उन शिलाखंडों को, बड़े बड़े शिलाखंड माने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, वहाँ तक पहुँचाना होता था। फिर पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था कि किस आकार में सेट करना है। और सब के तैयार इन जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती थी, तो सही जगहों पर उन्हें लगाना बहुत मुश्किल भरा काम था, ठीक है। ये जो ये मंदिर दिख रहा है बगल, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। 2 मंजिली इमारत दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा। ये रहा पहली मंजिल, ठीक। और ये रही इसके ऊपर की दूसरी मंजिल। ये पूरी पहाड़ी, इसी पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये देखिए, कमरे के प्रवेश द्वार को देखिए, ये इसमें जैन भिक्षु रहते थे। प्रवेश द्वार ये देखिए, मन में दिख रहा है ना, ये पहली मंजिल पे, ये पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे और ध्यान किया करते थे। उड़ीसा का जैन मठ है ये। और ये क्या है? ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, ये भी बनाया गया है। सब सोचिए कितना कलाकार लोग थे। और इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों
का सारा खर्चा राजा संभवतः राजा रानी देते थे। राजा रानी देते रहे होंगे, और कौन देता रहा होगा। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो अपने साथ उपहार लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, मैंने राजा रानी मोटा मोटा बनवाते थे, फिर साज सज्जा का काम सब लोग मिलकर करते थे। व्यापारी, किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार हो गए, सुनार हो गए, और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। ठीक, इसलिए जब कभी भी आप इन स्थान को देखने जाइएगा तो याद रखिएगा कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। जैसे आज भी आप किसी मंदिर में जाएं तो कई कई मंदिरों पे पत्थर का अभिलेख लगा, अभिलेख क्या रहता है, पत्थर लोग जड़वाते हैं और उस पत्थर पे अपना नाम लिखवा देते हैं कि आने वाले इन फ्यूचर में लोग जाने कि इस मंदिर को बनाने में किसका किसका योगदान था। तो वैसे यहाँ पे भी सब लगा हुआ है। ठीक है, खुदा है, नाम खुदा है, जितने लोगों का योगदान था। अब चित्रकला, चित्रकला कैसे विकसित हुई। अभी तक तुम लोग मंदिर, स्तूप ये सारा देख रहे थे। अजंता को ढूंढिए, मैप उठाइए इंडिया का और अजंता को ढूंढिए। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। समझ रहे हैं, आर्ट माने ड्राइंग कैसे विकसित हुई। मतलब आज से कई सौ साल पहले, सैकड़ों साल पहले गुफा खोदी गई, और चूंकि गुफा के अंदर अंधेरा बहुत था, इसलिए मशाल जला के चित्र बनाते थे लोग। और उसमें रहता कौन था, बौद्ध भिक्षु ही ज़्यादातर रहते थे। लेकिन इन सारे चित्रों को बनाया किसने है, ये सब आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। और आज भी वो सारे चित्र बिल्कुल चमकदार, एकदम स्पष्ट दिखते हैं। और ये रंग कैसे, जिन रंगों से उनको बनाया गया वो रंग कैसे दिखते, वो रंग पौधे और खनिज से मिला के सब लोग बनाए थे। ठीक, सोचिए कितने बड़े आर्टिस्ट थे सब। ये देखिए, ये सब चित्र मिला हुआ है, देखो कितना स्पष्ट ये चित्र दिख रहा है ना। अब आप सोचिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। कौन बनाया पता ही नहीं है। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो, क्या दिख रहा है। बहुत खूबसूरत से देखिए चित्र है। जो भी आपको दिख रहा हो वो आप बस सोचिए और लिखिए। ये सब बनाने वाले कलाकार कहाँ गए, कुछ अता पता नहीं। कौन थे, मतलब कहाँ गए, अब तो होंगे ही क्या, लेकिन कौन था इसका अभी तक पता नहीं लग सका है। देखो आगे हो सकता है कुछ ऐसा पुरातत्वविदों को मिल जाए या कोई लाइब्रेरी ऐसी मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसी पुस्तकें रहें जिसमें इन सब के बारे में कुछ लिखा हो। पुस्तकों की दुनिया। अब ये तो चित्रकारी थी, अब पुस्तक। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो वादिगल नामक कवि ने की थी। याद रहेगा, सिलप्पादिकारम की रचना किसने करी थी, इलांगो वादिगल ने। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी, उसकी कहानी है, वो पुहार में रहता था। उसकी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वो और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे मृत्युदंड या प्राणदंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक, शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन और चलो देखें। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख के विरह का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है
कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये कनंगी जो कोवलन की पत्नी रहती है, वो अपने दुख का, अपने विरह में ये सारी चीज़ें कहती है जब कोवलन का शरीर मृत रूप में पड़ा रहता है। ये सिलप्पादिकारम की कहानी है। सिलप्पादिकारम के रचयिता कौन है? इलंगो आदिकल। ठीक। और एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। इसको करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलई किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली। ये सारी बातें हमको अभी 100 साल पहले ही पता चली है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के गई थी, हमें पता ही नहीं थी। अन्य लेखक जैसे कालिदास, ठीक, कालिदास जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़े हैं, ये सब संस्कृत में लिखते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, ठीक, ये सारे लोग संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक है, देखो। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है कालिदास की। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। ठीक, मतलब एक विरही, विरह माने विरह में डूबा हुआ, दुख में डूबा हुआ। विरह माने होता है सेपरेशन, जो अलग हो गए हैं, अलग होने वाला व्यक्ति जो इतना दुखी है, वो बादल से कहता है तुम मेरा मैसेज लेके जाओ। ठीक, मैसेज भेजने की सोचता है कि बादल उसका मैसेज लेके जा रहा है, ये इमेजिन करता है और कहता है। अब देखो किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब इस रचना को देख के क्या लगता है? कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है कि नहीं? देखकर तो कहा जा सकता है भाई। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन, बहुत पुराना, एंशियंट। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। अब देखो, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से जैसे लिखा हुआ है कि आप में से कुछ बच्चे इनसे परिचित होंगे। जैसे घर घर में होता नहीं है 24 घंटे का, सब लोग कहते हैं कि आज हमारे घर रामायण बैठा है, तो वही महाभारत किसकी कहानी है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं, ये करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़े हैं, जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने रहते हैं अर्जुन के और उनको उपदेश देते हैं। ठीक। और रामायण की कथा किसकी है? कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। माना जाता है कि वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण लिखा है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? जो उसका अवधि रूप है, वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। अब
आम लोग कौन सी कहानियाँ करते थे? आम लोग भी कहानी कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। ठीक, जैसे ये देखिए कहानी दी गई है, कहानी ये देखिए दर्शाई गई है, चित्र में ही दर्शाई गई है। अब कहानी है क्या? जो आम लोग जो कहानी कह रहे हैं सब जातक कथाएं हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। बंदर, ठीक है। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इसने इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वो आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। महाभारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए इस चित्र को दिखाया गया है। ये देखिए, सॉरी महाभारत बोल गए, मध्य भारत में भरहुत, ठीक। भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए, ये देखिए एक पत्थर पे ये चित्र उकेरा गया है ना। देख के समझ में आ रहा है? ये पेड़, ये तमाम सारे बंदर लकड़ी का पुल बना रहे हैं और पार करवा रहे हैं। ठीक, ये कहानी उकेरी गई है। अब ये सब तो रहा साहित्य और कहानियों की किताबें। विज्ञान की पुस्तकें कैसे थीं? देखिए, विज्ञान यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग क्या कर रहे थे? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टीयम के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। जैसे क्या क्या खोज की? एक तो शून्य। अंकों का प्रयोग तो बहुत पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। चिन्ह क्या है? ये क्या लिखा है? शून्य। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। और इसलिए वाला गाना सुने हैं आप, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। ये भारत की ही देन है कि हमने शून्य दिया, शून्य के लिए इस चिन्ह का आविष्कार किया। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। पता करिए कैसे गिनती करते थे उन लोग। और क्या हुआ? आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। चरक, ये पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे, और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा पुस्तक जो रचित है वो है चरक संहिता, औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। जबकि जो सुश्रुत संहिता है, इसमें सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन की विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक। जो चरक संहिता है उसमें औषधि यानी दवाई वाई का वर्णन है, जिसमें जो चरक द्वारा रची गई है, और ऑपरेशन का वर्णन सुश्रुत संहिता में लिखा है, जो कि सुश्रुत ने रचा है।
ठीक, आइए, और कहाँ दूसरी दुनिया में सब क्या हो रहा था, उसी दुनिया में उस समय दूसरे भाग में क्या हो रहा था। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। क्या नाम था उसका? काई लून। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है और कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा। आज से करीब ये 1400 साल पहले ही था कि ये कोरिया तक पहुँचा और फिर धीरे-धीरे हर जगह पहुँचा। कोरिया के तुरंत बाद ये जापान में पहुँचा और ये 1800 साल पहले फिर बगदाद में पहुँचा। बगदाद से फिर यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया के अन्य भागों में फैला और फिर इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। अब ज़रा सोचिए, कागज़ बनाने से पहले प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी, जो आपको चैप्टर 1 में ही बताए हैं, समझाए हैं। ये यहाँ पे संकेत भी लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब कागज़ नहीं था तो पांडुलिपियाँ किस पे लिखी थी, किस पे लिखी हुई मिली हैं। और देखें, इसमें एक चीज़ और है जो आपके पढ़ने पे है, तिथियों पर यानी डेट पे एक नज़र देख लेते हैं। इस पूरी पुस्तक में, क्योंकि ये 6 की एनसीईआरटी आज समाप्त हो रही है, अब हम लोग 7th की एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, तो पूरी पुस्तक की महत्वपूर्ण डेट पे नज़र डाल लेते हैं। 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी गई है इस बुक में। और अन्य पुस्तक जो आप लोग पढ़ते होंगे उनमें तिथियाँ अलग तरह से लिखी होंगी। इन पुस्तक में इन तिथियों को पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जो श्योर नहीं है उसके पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे पुरापाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी है। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री श्वेत सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी है। अब स्पष्टीकरण है कि कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं हैं। जैसे कि कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी। इतिहासकार अभी भी श्योर नहीं है कि क्या यही है या गलत। और दूसरा, ये भारत का मैप है जिसको आपको पता ही है। अपने कमरे में भारत का मैप जरूर टांगें, और एक इंडिया का नक्शा टांगें, एक वर्ल्ड का नक्शा टांगें, और एक जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका नक्शा टांगें। ठीक, और 6 की एनसीईआरटी यहाँ आज समाप्त होती है। अब हम लोग कल से या नेक्स्ट वीडियो में 7th क्लास की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दें। अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।